अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज स्नेहा अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 STA 301 के पार्ट 2 के बारे में। वन ज़रा हम लोगों ने लेंथ ही बनाया था क्योंकि उसमें हर चीज़ आपको इम्पोर्टेंट थी और मैंने आपको हर चीज़ डिटेल में बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी, हर टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं जी इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। लास्ट में हम लोगों ने छोड़ा था रैंडम सैम्पलिंग। दोबारा हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग को बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्टैटिक सैम्पलिंग, जिसमें हम एजम्पशन के बारे में बात करते हैं। हम सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन कोई भी यूनिट, कोई भी सैम्पल यूनिट, और फिर उसके बाद हम उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं थ्रू रैंडम मैनर्स। बहुत सिंपल अगर मैं करूं तो मैं कहूँगी कि रैंडम सैम्पलिंग से मुराद वो सैम्पलिंग है जो कि की जाती है ऑन अ लॉटरी मेथड विच इज़ डन बाय अडॉप्टिंग द लॉटरी मेथड। जैसे कि मतलब आप लोग कोई रैंडम नंबर्स बताते हैं तो लॉटरी पे भी रैंडम नंबर ही निकलते हैं, उस अकॉर्डिंग चलता है ये। टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग क्या हैं और कितनी हैं? Simple random sampling. Second one is stratified random sampling. Third one is systematic sampling. Fourth one is cluster sampling. And fifth one is multi-stage sampling. इस कोर्स में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जी रैंडम सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है क्या? इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग हम किसी भी एलिमेंट को चूज़ करते हैं, या यूँ कह लें कि हम चांस देते हैं किसी भी एलिमेंट को कि वो पॉप अप हो जाए और वो इंक्लूड हो जाए इन द सैम्पल एज फॉर एनी अदर एलिमेंट। अब इसे अगर मैं बहुत सिंपल करूं तो मैं कहूँगी कि देखिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर होता है ना कि किसी भी सैम्पल को हम अगर ऑन लॉटरी बेस अगर मैं करूँ तो मैं कहूँगी कि आप किसी भी रैंडम नंबर को उठाते हैं, आप एक मशीन को रन करते हैं या कोई भी प्रोसेस उठाते हैं, या यूँ कह लें कि और भी अगर मैं सिंपल कर दूँ तो जैसे वो पर्चियाँ, आई होप आप सब लोगों ने खेली होंगी, हर पर्ची पर डिफरेंट नंबर्स होते थे। अब वो इन्हें लिख कर बंद करके या तह लगा कर रख कर उसे बिल्कुल मिक्स किया जाता था और उसके बाद आप कहा जाता था कि आप किसी भी रैंडम नंबर को उठा लें। ये था जी, ये जो नंबर आप उठाते हैं, आपने एक चांस दिया ना एक नंबर को कि आप उठाएं उसमें से। अब जब आप लोगों ने उस नंबर को कलेक्ट कर लिया, दूसरे नंबर से ऊपर कर लिया, तो वो पूरा प्रोसेस कहलाता है जी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अगर मैं इसे टू द पॉइंट ऑफ हैंड आउट बात करूं तो मैं इसकी एग्जांपल दूंगी कि अगर एक मार्केट है ना, उसमें इंटरव्यूअर गया, वो उसने बात की जी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर। अब वो प्रोडक्ट वुमेन्स रिलेटेड है तो आप मतलब मेकअप की किसी प्रोडक्ट को उसने उठाया, किसी भी ब्रांड को, और जाके उसने बात की, एक बिजी शॉपिंग एरिया में गया, वहाँ उसने इंटरव्यू किया तो उसे पता चला कि बाय द सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर के कितना क्वेश्चंस थे ना, वो लड़कियों ने उनके जवाब बेहतरीन दिए या उससे अप्रिशिएट किया, और कितनों ने उसको उसके डिसएडवांटेजेस बताए, या कितनों ने कहा कि ये प्रेफर करती हैं वो ये प्रोडक्ट यूज़ करना बाकी प्रोडक्ट से। यानी कि उन्होंने पॉप अप कर दिया, उस प्रोडक्ट को उठा लिया अपने पास, यानी उसके एडवांटेजेस बताए, उसकी यूँ कह लें मशहूरी कर दी। तो ये सारा होता है। अब जब मैं इतनी ज़्यादा बात करी थी लॉटरी की और रैंडम सैम्पलिंग की, रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जी एक टेबल यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं रैंडम नंबर टेबल। इसमें वो मुख्तलिफ नंबर्स लिखे होते हैं, काफ़ी रैंडमली लिखे होते हैं, और इसमें से वो पेज उठाते हैं। ये जो रैंडम नंबर टेबल्स होते हैं ना, ये मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। हर डिजिट के अंदर सेम चांस ऑफ सिलेक्शन होता है। यानी कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ से ये 0 उठा रहे हैं तो सेकंड आप 8 उठाएंगे। ये आप चांस दे रहे हैं ना, हर पॉप अप कर रहे हैं हर नंबर को। ये देखें, इस तरह ये मूव ऑन होता है। एग्जाम्पल इसमें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी तो हम एग्जाम्पल को करते हैं स्किप।
अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन्होंने कर दिया कि वी हैव द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच फ्रिक्वेंसी। देख लेते हैं, आपको अगर समझनी है तो। एज है जी हमारे पास, हमें फॉर एग्जांपल कहा गया कि लाहौर के अंदर किसी भी स्कूल का है, साइंस स्कूल है, उसमें से आपने उठाना है जी, रैंडम सेलेक्ट करने हैं बच्चे, आपने सैंपल्स लेने हैं 10 बच्चों के यूजिंग रैंडम नंबर टेबल। अब ये जी नंबर ऑफ स्टूडेंट है और उनकी एज है। एक ही कॉलेज से लेके के 6 बच्चे हैं जी जिनकी एज 13 के अंदर है, 61 है जिनकी एज 14 के अंदर है, 15 है जिनकी एज 270 हैं जिनके एज 15 के अंदर है, और सो ऑन। फिर ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग लिख रहे होते हैं, फिर इन्हें हम लोग प्लस कर देते हैं तो हमारे पास 1000 आ जाता है। तो हम जब देखते हैं कि सैंपल ऑफ साइज हमारे पास 10 है और इसके पॉपुलेशन ऑफ साइज हमारे पास 1000 है, तो कैसे हम इसे एलोकेट करेंगे? सबसे पहले हम एक मज़ीद टेबल बनाएंगे, उसका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी नाम देंगे। इसमें अब हम क्या करते हैं, एज जी हमारे पास 13 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 हैं, तो इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास 6 आएगी। अब 6 को अगले स्टूडेंट की नंबर ऑफ स्टूडेंट के अंदर ऐड कर देते हैं, 61 प्लस 6, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 67। अगेन जब हम देखते हैं 270 है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो 270 प्लस 67, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इज 337, और यूं ये हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये बात यहाँ पे बताई गई। इसके बाद हमें दोबारा एक और इसे फर्दर डिवाइड करना पड़ा हमें। अब जब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने बना ली, उसी टेबल के अंदर हमने एक नया ब्लॉक बनाया, सैम्पलिंग नंबर, क्योंकि हम एलोकेट कर रहे थे ना नंबर्स को। जब हम लोग बात करते हैं एज किसी भी की 13 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है जी हमारे पास 6, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास सिर्फ 6 है, तो सैम्पलिंग नंबर हमारे पास क्या होगा? देखिए, ये सैम्पल हमारा स्टार्ट हो रहा है 000 से टू 005, यानी कि 005 तक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि उसमें ऐड हो रहे हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं सेकेंड स्टूडेंट की, तो हम उसे 005 के बाद से 006 में सैंपल नंबर अलॉट करते हैं और उसे एंड करेंगे 66 पर। यानी कि आपके पास जितने नंबर्स होते हैं ना, अब अगला आप 006 या 066 से स्टार्ट करेंगे और 336 तक लेके आएंगे। इस तरह होता है जी सैम्पलिंग। ये देखें, ये बात जो मैं बता रही थी आपको, इस तरह टेबल्स बनते हैं सैम्पलिंग नंबर्स, इस तरह हम एलोकेट करते हैं बेसिकली नंबर्स को। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास अराइज होता है कि क्यों नहीं हमने अलॉट किया नंबर 001 पहले स्टूडेंट को, और आखिरी स्टूडेंट को हमने 1000 स्टूडेंट क्यों नहीं अलॉट किया? 999 हमने अलॉट किया था ना, तो हमने उसे 1000 क्यों नहीं बताया, या पहले वाले को हमने 001 क्यों नहीं बताया? तो इसका आंसर ये है कि वी कुड डू दैट, हम ऐसा कर सकते थे, बट इसका मतलब ये हुआ कि हर स्टूडेंट जो है वो 4 डिजिट नंबर में आ जाता ना। जैसे हम लोग बात करते जी 0001, बट हमें चाहिए था 3 डिजिट नंबर हर स्टूडेंट के लिए, तो वो ताकि आसान हो सके हमारे लिए, सिंपलर फॉर्म में आ सके, और रैंडम जब नंबर टेबल के अंदर हम बात करें तो वो ज़रा हमारे लिए इजी रह सके, इसलिए हमने उसे 000 दिया। इसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है कि सिलेक्ट करना होता है 10 रैंडम नंबर फ्रॉम द रैंडम नंबर टेबल, यानी कि आप आंखें बंद करके वो आप उंगली को घुमाएं और जहां आके रुकेगी वो रैंडम नंबर आप कलेक्ट कर लें। 10 नंबर आपने कलेक्ट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो प्रोसीजर मैंने फिंगर वाला बताया, इस तरह करके पहला आप लोगों ने नंबर निकाला जी 041, सेकंड वन इज़ 103, यानी कि आप मूव करते रहे। तो इसमें हम जब ये हमारे पास एक रैंडम नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया, तो अब हम इसकी करस्पॉन्डिंग एज बता देंगे। 041 को हमने बता दिया जी ये 14 है, 103 को हमने 15 बता दिया, सो ऑन। बाकी इसमें इतना नहीं था, हम लोग अब इसे करते हैं स्किप। मैं इसमें अभी आपको और क्या बताऊं? अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला था, वो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। द पॉपुलेशन मीन एज इज सम एफ एक्स डिवाइड बाई सम एफ
तो हमारे पास ही जब सम एफ एक्स हम देखते हैं एफ एक्स हमारे पास क्या था, टोटल हमारे पास बना था 15785, इसे हमने डिवाइड कर दिया 1000 के साथ, तो जो हमारे पास आंसर आया वो हमने एज ईयर्स डिनोट कर दिया। बाकी इसमें इतना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। अब चलते हैं जी दूसरी टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग की। याद रखिएगा जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है वो होमोजीनियस होती है। अब जब हम रैंडम सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, तो ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होगी। इसके बाद ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ये काफ़ी आसान होती है देन सैम्पलिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग, ये जो सैम्पलिंग यूनिट्स को ना नेचुरल क्लस्टर्स होते हैं यूज़ किया जाता है। और फिर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, जितने भी रैंडम या कॉजी रैंडम सैम्पलिंग होती है ना ये सारे डिज़ाइन उस पर सेट किए जाते हैं। याद रखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म होती है जी, दे आर वेरियस फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये जो सैंपल्स होते हैं ना, इन सैंपल्स को हम ये कह सकते हैं कि हर सैंपल नेसेसरी नहीं होता कि वो इक्वल हो। हर सैंपल का रिजल्ट हमारे पास डिफरेंट आ सकता है। तो इस नॉलेज के होते हम कह सकते हैं कि जो हमारा था ना रिलायबिलिटी या किसी भी चीज़ का हम जब एस्टिमेट लगा रहे थे वो ऑब्जेक्टिवली कर रहे होते हैं, यानी कि हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कर रहे होते हैं। डिफरेंट सर्वेज हो रहे होते हैं, वो जो बंदा जितना सर्वे कर रहा होता है, यानी कि एक ही टॉपिक पे दो अगर बच्चे सर्वे कर रहे हैं एट डिफरेंट फील्ड तो उनके आंसर डिफरेंट होंगे। तो ये था जी लेसन नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।